2020's criminology paper. Let's quickly go over it. Quickly तो खैर नहीं होता, डिटेल ही होता है, but by now after 2 years paper आप लोगों को शायद समझ आ गई हो कि हमने अपने आंसर को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से हमने स्मूथली क्वेश्चन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जाना है, अपने आर्ग्यूमेंट, अगर हमारा कोई आर्ग्यूमेंट है उसको प्रूव करना है. तो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दैट बाय नाउ. तो 2020 का पेपर फिर उस हिसाब से आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. ओके, first of all, what is your position on the nature versus nurture debate in criminology? Now, अच्छा, before we begin, I was not feeling well. अगर आप लोगों को थोड़ी energy down लग रही है तो please excuse me for that. मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, but because आप लोगों के एग्जाम्स करीब हैं, so I came in today, which is why I'm smiling less than I normally do. So, what is your position on the nature versus nurture debate in criminology? Now, a few days ago, a student asked, like some students asked, कि मिस आपने nature versus nurture नहीं करवाया. Now, देखें, पेपर में you're not going to be spoon. आपकी तैयारी में आप लोगों को spoon feed नहीं किया जा सकता. That's not possible. ये आप लोगों का काम है कि आप समझें कि आपके पेपर में आपसे क्या पूछा जा रहा है. नेचर वर्सेस नर्चर इज नॉट अ सेपरेट टॉपिक. और अगर कोई चीज थोड़ी सी घुमा फिरा के आ जाए, आप लोगों ने पैनिक नहीं करना. यूज योर नॉलेज, यू आर प्रिपेयर्ड इनफ नाउ. 2-3 टॉपिक से ना तो आपकी तैयारी कम हो जाती है, ना आपको इशू है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस यू टेक विद यू ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम. So nature versus nurture is not a new topic. It's not a different topic. It's the same thing we've been doing up till now. Why? How are you supposed to understand that? Read the two words, nature versus nurture. Nature versus nurture speaks for itself. You all know what nature is. It is something you're born with. You all know what nurture is. It is something you acquire. कि आपको किस तरह से how you're molded. यही होता है ना, nature versus nurture. So what is the nature versus nurture debate in criminology? It's basically nature कह रहा है कि crime जो है वो inborn है, nurture कह रहा है crime जो है, criminality जो है वो acquired है. तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपने जो बेसिक आपकी पर्सपेक्टिव्स हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना. ठीक है, आपने उनके थ्रू ये डिबेट चलानी है. एंड इट्स द सेम थिंग यू डन. हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? सबसे पहले आप अपना इंट्रो दें. इंट्रो के बाद आपने क्या करना है, नेचर. आप बताएं नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है क्या. फॉर दैट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्या. सॉरी अबाउट द राइटिंग. पता है मेरे माय हैंड्स आर वेरी स्वेटी. तो वो क्या हो रहा है, मुझे पेन इस तरह से पकड़ना पड़ रहा है. राइटिंग इज ऑल ओवर द प्लेस. खैर, आई एम सेइंग ये तो आप लोगों को समझ आ जाएगी. नेचर वर्सेस नर्चर आपने बता दिया एक पैराग्राफ में. उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आना है, क्या कहते हैं उस पे, आप आ जाए नेचर या theories advocating nature. ठीक है. अब इसमें आता क्या है, इसमें आपकी दो पार्ट्स आते हैं. इसमें आपका बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आता है पूरा, क्योंकि बायोलॉजिकल तो सारा ही इनबॉर्न होता है. इसमें आपका आता है साइकोलॉजिकल. लेकिन साइकोलॉजिकल के वो थ्योरीज जो के बॉर्न होती हैं, जिसके साथ आप पैदा हुए होते हैं, वो कंडीशन साइकोलॉजिकल. हमने जब साइकोलॉजिकल के लिए किया था साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो आपको वो इड ईगो वाला याद होगा. अब देखो, वो एक्वायर्ड है, वो उसके साथ लोग पैदा नहीं होते. वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है आगे जाके. कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिनके साथ आप पैदा होते हो, तो वो आपके नेचर का हिस्सा है. उनको आपने यहाँ मेंशन करना है. ठीक है, ये मेजर हेडिंग्स, ये एक मेजर हेडिंग है, उसके नीचे ये सब हेडिंग्स हैं, इनके नीचे इनकी थ्योरीज बताएं, उनके साथ उनकी एग्जाम्पल्स मेंशन करें. हर थ्योरी की एग्जाम्पल्स, हेडिंग देके एग्जाम्पल्स मेंशन करें, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यू नो हाउ व्हाट यू आर राइटिंग. ठीक है. उसके बाद आप क्या करें, आप आ जाएं थ्योरीज एडवोकेटिंग नर्चर. अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएंगे सबसे पहले आप बताएं अपने साइकोलॉजिकल. अब साइकोलॉजिकल में आपने अब कौन से मेंशन करने हैं, वो वाले जो अक्वायर्ड होते हैं. यू अक्वायर देम विद टाइम. ठीक है. बी में आपने क्या मेंशन करना है, अब ये भी
मैं तो खैर यहाँ साथ साथ लिख रही हूँ, ये बहुत डिटेल्ड इनके नीचे आपकी आर्ग्यूमेंट आएगी विद ऑल द थियरीज रिलेटेड टू दिस। इसके बाद आपने क्या करना है, सोशियोलॉजिकल थियरीज। अब इसमें आपने जो आपके सिलेबस में वो मेंशन्ड है सारी, वो डिटेल में, डिटेल इतना है कि हाफ पेज कह लो विद, और फिर उस हाफ पेज के बाद एग्जांपल आपने दे दी, एग्जांपल कोट करके यू मूव अहेड। फिर आप अपने आ जाए एनालिसिस, एनालिसिस दे दें या और लिख दें नेचर वर्सेस नर्चर, अपना एनालिसिस। आप बता दें कि आजकल क्या ज़्यादा रेलेवेंट है। ऑब्वियसली वी ऑल नो के nurture is more relevant today, but we cannot ignore nature because natural issues are still a part of it. और फिर एंड पे आप अपनी कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें, वही सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं, लेकिन नेचर वर्सेस नर्चर देख के पीपल गेट स्केर्ड, और मेरी समझ से बाहर है कि मेरी इतनी मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह से उसको अप्लाई करना है। Write a comprehensive note on the risk and protective factors of juvenile delinquency. ये देख के भी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। Why? Think about it ना। अच्छा, इसका एक सेकंड क्वेश्चन था, उसमें नोट्स थे। ये थर्ड क्वेश्चन है, नोट्स थे, तो वो 5 मार्क्स के नोट्स होते हैं इतना सब, और वो टॉपिक्स भी इजी हैं, वो सब लिख लेते हैं, वो हमने किए हुए भी हैं, तो वो इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो नोट्स में आपको स्ट्रक्चरिंग या पेपर अटेम्प्टिंग का इशू होना नहीं चाहिए, 5 मार्क्स के नोट्स होते हैं। Write a comprehensive note on the risk and protective factors. Risk factors are causes, protective factors are remedies. How? Risk factors कह रहे हैं risks of becoming juvenile delinquency. What causes the risk? Protective factors. What can protect someone from becoming a juvenile delinquent? ठीक है? So these words speak for themselves. उसी तरह इंट्रो के बाद आप जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को एक्सप्लेन करें, वही एटिमोलॉजी, वही टाइप्स, ठीक हो गया। और हाँ, अब इसके जब आप रिस्क फैक्टर्स बताते हैं ना, तो यू कैन लिस्ट द रिस्क फैक्टर्स, फिर आप आ जाएं रिस्क फैक्टर्स पे। जब आप रिस्क फैक्टर्स बता रहे हैं ना, तो रिस्क फैक्टर्स आप बेशक लिखते हैं इन, पहले आप बेशक पॉइंट्स में लिखते हैं रिस्क फैक्टर्स, फिर आप आ जाएं एक अलग हेडिंग दे दें, रिस्क फैक्टर्स in the light of criminological theories. रिस्क फैक्टर्स, फिर सारी जो आपकी थियरीज जो आपको लग रहा है उनको मेंशन करें और उनसे रिलेटेड बताएं कि किस तरह ये थियरीज प्रूव करती है कि ये रिस्क है। फिर आप आ जाएं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, वो भी सबको पता ही है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स मेंशन करना लिस्ट में, मतलब सब हेडिंग्स में, लिस्ट नहीं सब हेडिंग, और एंड पे आप अपना कंक्लूजन, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। What is recidivism? What kind of institutional modern strategies can be used for the reintegration of criminals in Pakistan? अच्छा, ये वही तरीका है पुराना। दिस दिस ना आपने एक दफ़ा इसको बता दिया इंट्रो, उसके बाद आपने बता दिया what is recidivism, ठीक है, बता दिया कि वो क्या है। उसके बाद आप आ जाए इंस्टीट्यूशनल मॉडर्न स्ट्रेटजीज। अब इसमें पता है आपने क्या बताना है, आपने अब ये बताना है कि रिहेबिलिटेटिव अप्रोच या थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है। फिर आप आ जाएं मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स क्या है जिनकी वो बात करें, स्ट्रेटजीज, ठीक है, वो बताएं। फिर आप आ जाएं यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। देखो ना, हमारा जो इस तरह आंसर है ना, वो बहुत सीक्वेंस में चल रहा है। नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड चेकिंग सम पेपर्स, मुझे रियलाइज हो रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को वो फ्लो में आंसर नहीं उनका आ रहा होता, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन पाकिस्तान, या बल्कि इससे पहले ना आप बता दें करंट सिचुएशन,
इन पाकिस्तान। कि भाई मॉडर्न टेक्निक्स हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन बैड है, करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। ठीक है, वो बताएं यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, एक एक टेक्निक लिस्ट करें, उसको बताएं किस तरह हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और एंड पे कंक्लूजन। ठीक है, define criminal investigation and its principles, highlight with example the importance of modern techniques used for crime detection in Pakistan। अब वैसे इशू नहीं होना चाहिए इसमें, काफी दफा हो चुका है। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आप इंट्रो, उसके बाद व्हाट इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, करते क्यों हैं हम, और उसके बाद क्योंकि देखा ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है क्वेश्चन। what are the principles of criminal investigations, ये हमने ऐसा सवाल पीछे भी अभी डिटेल में डिस्कस किया। highlight the example of modern techniques, फिर मेंशन करें modern techniques of criminal investigation, फिर मेंशन करें current situation of criminal investigation, and how, फिर मेंशन करें how modern techniques can be incorporated in Pakistan। ठीक हो गया, और एंड पे कंक्लूजन दे दें। हर साइट मेंशन करके उसको कंबाइन करके आप अपना आंसर लेके। How do you see the role of Interpol for reducing money laundering with special reference to Pakistan? अच्छा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। It's not that difficult, ठीक है। इंट्रो, उसके बाद आप आ जाएं इंटरपोल, इंटरपोल, रोल ऑफ इंटरपोल अगेंस्ट, अच्छा फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं पता क्या रोल है इंटरपोल और पाकिस्तान का, let's try to work in that direction। role of Interpol against money laundering, फिर आप आ जाएं, ये आपकी हेडिंग्स है, फिर आप आ जाएं मनी लॉन्ड्रिंग, बल्कि नहीं, इंटरपोल का बता के आप बताएं मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, फिर आप बताएं रोल ऑफ इंटरपोल इन मनी लॉन्ड्रिंग, इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अभी हमने आर्ग्यूमेंट, हमने बताया इंट्रोडक्शन दी, मनी लॉन्ड्रिंग इंटरपोल के बारे में बातें करी, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इन रोल बता दिया कि इंटरपोल क्या है, फिर हमने बता दिया मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, फिर हम बता दें रोल ऑफ इंटरपोल इन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। इंटरपोल का क्या रोल है मनी लॉन्ड्रिंग में, इंटरपोल किस तरह से एक्ट करता है, इंटरपोल किस तरह से रोक सकता है मनी लॉन्ड्रिंग को। ठीक हो गया, उसके बाद आप मेंशन करें मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान, बताएं पाकिस्तान की में मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट क्या क्या है, क्या सिचुएशन क्या है, हो क्या रहा है, फिर बताएं collaboration of Interpol with Pak against मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें आप ये बताएं कि इंटरपोल के एजेंडा क्या है, वर्क किस तरह करता है। इंटरपोल कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग मेनी थिंग्स, इट कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग फ्यूजिटिव्स, इस तरह से कोऑपरेशन हो सकती है, ये सारा कुछ इंटरपोल हमें बता सकता है। ठीक है, वो सारा कुछ आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, एंड पे कंक्लूजन। ठीक हो गया, आर्ग्यूमेंट हमारा पढ़ा ना, इस तरह से आपका फ्लो में चलता है। प्लीज मेंशन एग्जांपल्स हियर, प्लीज कोट फैक्ट्स हियर, कोट डेटा, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड डेटा इकट्ठी करें, डिफरेंट रिपोर्ट से, इंटरपोल से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। इस तरह करके आप अपने आंसर को बहुत सब्सटैंशिएट करते हो। ठीक है, explain the institutional corrections and alternative community correction strategies in detail, support your answer with examples where appropriate। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शंस क्या क्या है। इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस का मतलब आता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या करेक्शंस ला सकते हैं। ऑल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शंस में क्या है कि किस तरह कम्युनिटी का हिस्सा रह के आप लोगों को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ें आ जाती है, रिहेबिलिटेटिव जस्टिस से रिलेटेड है। आप स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप मेंशन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिहेबिलिटेटिव जस्टिस, कि किस तरह दुनिया अब इस पॉइंट पे आ गई कि बजाय बस सजा दो, हम उनको तो करेक्ट करें, हम उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाएं। ठीक है, फिर आप बेशक मेंशन कर दें लेबलिंग थ्योरी, एडवोकेटिंग करेक्शनल पनिशमेंट या करेक्शनल मेथडोलॉजी या व्हाटएवर। ठीक है,
वो मेंशन कर लें। फिर आप आ जाएं किस तरह इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हैं, फिर आप मेंशन करें क्या कम्युनिटी सर्विस हो सकती है, प्रोबेशन रोल हो सकता है, वही जो सारे मॉडर्न मेथड्स हमने पढ़े हैं इसके बारे में, ठीक है, उसके एग्जांपल्स दे दें और कहीं ना कहीं इसको पाकिस्तान से लिंक कर दें। हाउ कैन दीज बी यूज्ड इन पाकिस्तान, एक पैराग्राफ ही बेशक लिख दें कि इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस इन पाकिस्तान एंड कम्युनिटी करेक्शंस इन पाकिस्तान, वो अलग से हेडिंग लिख दें और एंड पे आप कंक्लूजन लिख। Keeping in view the social learning perspective in criminology. Social learning perspective भी आप लोगों को पता है. Discuss how terrorists use internet as a tool to reinforce their ideology among the youth in Pakistan. अभी काफी tricky question है, but let's break it down into parts. सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है? We have the social learning perspective. ठीक हो गया? यह है हमारे पास. उसके बाद what do we have? We have terrorist. अब terrorism की भी बात हो रही है. फिर we have internet. इंटरनेट की भी बात हो रही है. अब हमने क्या करना है? इंट्रो. ठीक है, इंट्रो के बाद हम आ जाते हैं what is the social learning perspective. उसके बाद हम आ जाते हैं modern modern methods adopted by terrorists. अब इसमें आपने साइबर वर्ल्ड एक्सप्लेन करना है. ठीक हो गया. फिर application of social learning perspective in this context. Basically है क्या? This is saying कि जो terrorists हैं, एक दो तरीके, इसको हम दो तरीकों से ले सकते हैं. पहले के terrorist social learning कर रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा social learning of terrorist. इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लें. बी आ जाएगा social learning of youth. Social learning of terrorists का मतलब ये है कि terrorists are now learning to use modern techniques. इसमें पता है, आपने डिटेल में जाना है, आप ISIS पे जाएं. ISIS का तो पता ही है ना सबको. अब what is the difference between ISIS and those traditional ones? ISIS is very up to date. ISIS has youth. ISIS uses a lot of modern techniques. ISIS loves the internet. ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं. इनकी एग्जांपल्स दें, दो तीन और एग्जांपल्स दे दें. उसके बाद सोशल लर्निंग ऑफ द यूथ मेंशन करें. हाउ द यूथ इज क्रेजी अबाउट द इंटरनेट, how the youth feels isolated and they resort to the internet. How is this being what do you call it, how is this being misused by terrorist groups. ठीक है, अच्छे से इसको आप explain कर लें and then you can conclude your answer. And this is the end of 2020's paper. So at the moment, this is your current, like, this is where we're ending our module, and this is where we're ending our criminology course. So I hope this course was helpful for all of you. I tried my very absolute best कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें दूँ. यकीन करें, I spent so many hours on one topic just to get going through research articles and what do you call it, going through research articles and everything, और points इधर हर जगह से points इकट्ठे करने के मैं एक ही जगह आप लोगों का मैं काम कर दूँ और आप लोगों की स्टडी को एक डायरेक्शन दे दूँ. तो I hope that was helpful, and to those of you who are appearing in 2021, good luck, work hard, and inshallah you guys will do great. And yeah, remember me in your prayers. Allah Hafiz.